friends. Good evening. Welcome back to my YouTube channel Pharma Medico. मैं आज अपने YouTube चैनल पे बहुत दिन बाद एक नए ब्लॉग को शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, जो कि मेडिकल टर्म से जुड़ा हुआ है और काफ़ी एक जिज्ञासा का टॉपिक है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत समय से मैंने वीडियो अपने नहीं बनाए, उसके कुछ टेक्निकल कारण थे जिसकी वजह से, या मैं बहुत बिजी हो गया था, नहीं बनाया। लेकिन अभी सोचा हूँ कि बहुत ही आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम नए अपडेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूँ। तो आज फ्रेंड्स हम लोग आज बात करेंगे बेसिकली एंटीबायोटिक्स की, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है, जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध एक्चुअली ये है क्या और ये क्यों होता है और इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, और किसी पर्सन में या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो हो रहा है तो उसे मेडिकली किसी इन्फेक्शन से या सीवियर इन्फेक्शन में ट्रीट करने में किस तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ता है या किस तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है उस पर्सन के साथ। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को अगर सिंपली हम बात करें तो सिंपली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम अगर पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई डिजीज़ हुई है, और उसको हम ठीक करने के लिए उससे एंटीबायोटिक थेरेपी या एंटीबायोटिक चिकित्सा दे रहे हैं, तो क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक उसके बॉडी पर नॉन इफेक्टिव हो जाता है, यानी कि वो अपना कह सकते हैं चिकित्सीय प्रभाव उसकी बॉडी पे शो नहीं करता। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और जब इस तरह की दिक्कत किसी पर्सन के साथ आती है तो पर्सन के लिए मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है पर्सन की बॉडी में, एंटीबायोटिक अपना पर्टिकुलर असर नहीं दिखा पा रही है बॉडी पे, तो इसकी वजह से उसका इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा बल्कि और सीवियर होता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे में हमारे पास अगर पेशेंट मेडिकल इमरजेंसी में है तो हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं होता है कि हम उसका ब्लड टेस्ट और उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कल्चर करें और हम ये पता लगा सकें कि वो कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं जो इसकी बॉडी पर रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ गेस ड्रग अप्लाई करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, तो उसका कोई बेनिफिट या किसी भी तरह का लाभदायक असर उसकी बॉडी पर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कल्चर कराते हैं या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जो टेस्ट कराते हैं, उससे हम ये जस्टिफाइड करते हैं कि हमें कोई ना कोई एक दो एंटीबायोटिक ऐसे मिलेंगे जो इसकी बॉडी में रेजिस्टेंस ना शो कर रहे हों, ताकि हम उसको ट्रीट कर सकें। लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत ही कह सकते हैं सीवियर प्रॉब्लम है, या एक बहुत ही घातक प्रॉब्लम है जो कि लीथल यानी कि मृत्युदायक भी हो सकती है। बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्यों है, किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, इनको भी जान लेते हैं आज हम। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का सबसे बड़ा कारण हमारे इंडिया में ये देखा गया, या बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, पूरे वैश्वीकरण की बात की जाए तो स्पेशली एशियन कंट्री में अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज होने का सबसे बड़ा कारण है कि सेल्फ एंटीबायोटिक कंजप्शन। हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बीमारी हुई, छोटी मोटी दिक्कत हुई, सर्दी हुई, जुकाम हुई, खांसी हुई, तो हमने क्या किया, गए ओटीसी में यानी मेडिकल स्टोर से हमने कोई एंटीबायोटिक परचेस की और उसको खाया। ठीक है, और रैपिड करते गए, बार बार कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो रहा है, हम गए, फिर हमने एंटीबायोटिक खाई, फिर हमने कुछ दिन खाई, रोक दी। एंटीबायोटिक इस तरह से प्रॉपरली सेल्फ कंजक्शन और ओवर यूज़, या कह सकते हैं ओवर यूज़, यानी कि एक प्रॉपर ऑप्टिमम टाइम से ज़्यादा हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। बार बार हल्का माइल्ड, वेरी माइल्ड इन्फेक्शन में भी हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो मिसयूज़ की वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है, अगर हम कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, मिनिमम 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, ठीक है, 10 डेज, इस तरह से हम रिपीट करते हैं ताकि हम क्या करें, प्रॉपर उसकी एक बैलेंस थेरेपी चला सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी अगर ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुए हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन हम क्या करते हैं, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। लेकिन हमने 1-2 दिन खाई, हमको थोड़ा सा आराम हुआ, हमने रोक दिया, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड होकर के एक ऐसा इन्वेलप बनाकर तैयार करता है जो क्या करता है, एक रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेता है। तो इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। दूसरा कि एंटीबायोटिक अगर रेजिस्टेंस हुआ है तो इसके सीवियर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, या कह सकते हैं घातक फैक्टर क्या होंगे। अगर किसी पर्सन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज हुआ है तो उसके सीवियर फैक्टर्स की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात ये होगी, उसके लिए मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट होगी। अगर हम उससे एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक उस पर इफेक्टिव नहीं होगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और भी सीवियर होता चला जाएगा, और भी सीवियर होगा, जिससे क्या होगा, उसके लिए वो
डेथ का रीज़न भी बन सकता है, या वो मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा देता है, यानी मृत्यु दर को इंक्रीज़ करेगा। ये तो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम लॉजिकली बात की जाए, मेडिकली बात की जाए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे कॉज होता है, किस वजह से? क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए या मारने के लिए बनाई गई है, तो वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप कर रहा है? जब हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, प्रॉपरली एंटीबायोटिक का कंजप्शन बिना डॉक्टर के या फार्मासिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हैं और ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो वही बैक्टीरिया कुछ खास तरह के बायोकेमिकल प्रोटीन और एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और जब प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो एक एनवेलप फॉर्म करते हैं, और एनवेलप की वजह से जब हम एंटीबायोटिक को कंज्यूम करते हैं, तो वो एंटीबायोटिक उस पे कतई अपना असर नहीं शो करता, इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा, और जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक वर्कलेस हो जाएगी, और उसी को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि कुछ लॉजिकल और कुछ इन्फॉर्मेटिव टेक्निक्स के साथ मैंने ये बात आप लोगों को समझाई, और इससे रिलेटेड कुछ नए और मोर इन्वेंटिव और रिसेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। और लास्ट में यही कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो उसको ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।